तो बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बताते चले कि धुआंधार प्रचार के बाद आज परीक्षा की घड़ी है। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है और पूरे प्रदेश की जनता बढ़ चढ़कर मतदान करने पहुंच रही है। दोपहर 1 बजे तक आपको बताते चले तो 36.68% मतदान हो चुका है। ऐसे में टॉलीवुड सितारे भी पीछे नहीं है। अपने मतों का सही इस्तेमाल करने के लिए टॉलीवुड सितारे भी मतदान केंद्रों पर पहुंचकर वोट डाल रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें, 7 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर जहां आपको टॉलीवुड स्टार नजर आ रहे हैं। नागा अर्जुन आपको नजर आए, चिरंजीवी, अल्लू अर्जुन, नागा चैतन्य, अजरुद्दीन, राणा और साथ ही जूनियर एनटीआर, ये तमाम स्टार हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करके आज तेलंगाना में 119 सीटों पर जो विधानसभा चुनाव सुबह 7 बजे से वोट डाल रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर वोटिंग की महत्वता को समझते हुए ये अपने घरों से बाहर निकले और मतदान केंद्र तक पहुंचे और वोट कास्ट किया। और इस लिस्ट में कई बड़े नाम, सितारे हमने आपको बताए, जिसमें ये सभी चेहरे शामिल हैं। तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जारी है। वहीं तेलंगाना की जनगांव विधानसभा सीट पर भाजपा और बीआरएस यानी कि भारत राष्ट्र समिति कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। हालांकि पुलिस ने किसी तरह हालात को नियंत्रित कर लिया। घटना का वीडियो भी सामने आया जिसमें दिख रहा है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को थप्पड़ मारते हुए दिख रहा है। साथ ही उसने व्यक्ति का कॉलर भी पकड़ लिया, लेकिन मौके पर मौजूद एक पुलिसकर्मी ने हालात को किसी तरह से नियंत्रित किया। ये बीआरएस और कांग्रेस के बीच में आपको झड़प दिखाई दे रहा है। यहां पर बताया जा रहा था कि वोट के लिए अपील की जा रही थी और इसमें और अब बारी अगली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को महिला किसानों को बड़ी सौगातें दी हैं। क्या दी हैं वो आपको बता देते हैं। दरअसल पीएम मोदी ने एक वर्चुअल कार्यक्रम में महिला किसान ड्रोन केंद्र का उद्घाटन किया है। साथ ही पीएम मोदी ने देवघर एम्स में 10,000 औषधि केंद्र का भी उद्घाटन किया है। केंद्र सरकार महिला सहायता समूह को 15,000 ड्रोन देगी और इसके अलावा पीएम मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से भी बातचीत की। पीएम मोदी ने जन औषधि केंद्र को 25,000 करने की योजना की शुरुआत की है। पीएम मोदी ने कहा कि पहले की सरकारें भेदभाव से काम करती थी, हम सत्ता भाव से नहीं सेवा भाव से काम करते हैं। सभी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना हमारा काम है। पहले सरकारें खुद को जनता की माई बाप समझती थी, भारत अब रुकने वाला नहीं, विश्व में भारत की ही बात हो रही है। जनता को भारत सरकार पर भरोसा है। पहले की सरकारों में जनता निराश हो चुकी थी। पहले की सरकारें हर काम में राजनीति देखती थी। सरकारें भी हर काम में अपनी राजनीति देखते थे। चुनाव नजर आता था, वोट बैंक नजर आता था और वोट बैंक के ही खेल खेलते थे। गांव में जाएंगे तो उस गांव में जाएंगे जहां से वोट मिलने वाले हैं। किसी मोहल्ले में जाएंगे तो वैसे मोहल्ले में जाएंगे, जो मोहल्ला वोट देता है दूसरे मोहल्ले को छोड़ देंगे। ये ऐसा भेदभाव, ऐसा अन्याय, ये जैसा स्वभाव बन गया था। जिस क्षेत्र में उनको वोट मिलते दिखते थे उन्हीं पर थोड़ा ध्यान दिया जाता था। और विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन कॉप 2028 में भाग लेने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी दुबई रवाना हो रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति व अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के आमंत्रण पर पीएम मोदी 30 नवंबर और 1 दिसंबर को दुबई में रहेंगे। पीएम मोदी सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले कुछ वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। साथ ही विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अन्य उच्च स्तरीय कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, जिसका शीर्षक ट्रांसफॉर्मिंग क्लाइमेट फाइनेंस है, जिसे COP यानी कि COP 28 के अध्यक्ष संयुक्त अरब अमीरात द्वारा आयोजित किया जाना है। Question of bilaterals. Yes, Honorable Prime Minister will have a set of bilateral meetings with many of his counterparts.
we will keep you briefed about those meetings and the discussions that take place. और दिल्ली में मीडिया से मुखातिब होते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रिपीट होने जा रही है। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में भी बीजेपी की सरकार नहीं आ रही है। बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। देखिए एग्जिट पोल कुछ भी आए, सरकार कांग्रेस की बन रही है। राजस्थान के अंदर 5 राज्यों में बीजेपी कहीं नहीं आ रही है। 5 राज्यों में मुझे लगता है बीजेपी कहीं जीत नहीं रही है। नंबर 1। नंबर 2, राजस्थान के अंदर एग्जिट पोल कुछ भी आ जाए, सटोरिया कुछ भी कह दे, आप लोग कुछ भी दिखा दो मीडिया वाले, और सर्वे कुछ भी आया आपके मीडिया के अंदर, जो प्री पोल सर्वे आ चुके हैं, तब भी मेरा हंच कहता है, जो मैं कमेंट सुनता हूं लोगों से, आम लोगों से, गांव में, शहर में, पिछले 6 महीने से, उससे मुझे लगता है कि सरकार हमारी आनी चाहिए। बस मैं मानता हूं। मैं कोई एक सीट की कैलकुलेशन करता नहीं हूं कभी। मेरा हंच कहता है कि इस बार कांग्रेस सरकार पब्लिक बनाएगी। एक तरफ कांग्रेस अपने दावे कर रही है कि कांग्रेस रिपीट होगी, तो उधर जयपुर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने न्यूज 18 राजस्थान से बातचीत में कहा कि बीजेपी 135 सीटों के साथ सत्ता में आएगी और कांग्रेस 50 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। 25 नवंबर को जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। अध्यक्ष सीपी जोशी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जोशी जी, क्या लग रहा है अब, क्योंकि 3 तारीख को तो मतगणना हो जाएगी, उससे पहले बीजेपी किस प्रकार का दावा कर रही है, कितनी सीटों पर आप आ सकते हैं? देखिए 135 प्लस भारतीय जनता पार्टी की सीटें रहेगी, वो कम से कम बता रहा हूं, और कांग्रेस 50 के अंदर रहेगी। मैं चूंकि पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, तो प्रदेश की जनता और हजारों लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर कह सकता हूं कि जनता का जो आशीर्वाद मिला, कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की, उसका प्रतिफल है कि 3 तारीख को राजस्थान में इतिहास बनेगा और पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सरकार विरोधी कोई भी माहौल नहीं था। बीजेपी चाहे लाख दावे करे, लेकिन सरकार विरोधी चुनाव में माहौल देखने को नहीं मिला, और बीजेपी दूसरी तरफ जो है वो ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिशों में लगी रही। नहीं, सवाल ही नहीं उठता उस बात का। और अशोक गहलोत साहब स्वयं भी स्वीकार कर चुके हैं, इवन पोलिंग से पहले स्वीकार कर चुके हैं कि अंडर करंट होगा तो हमारी सीटें आएगी। तो इसका मतलब अंडर करंट तो है, आपको सजा देने के लिए लोगों ने मन बना लिया था। आपने जिस प्रकार से निर्णय किए, आपने जिस प्रकार के फैसले किए, आपने जिस प्रकार से लोगों को खून के आंसू रुलाए, आपने जिस प्रकार से किसानों की आत्महत्या के लिए आप जिम्मेदार हो, पेपर लीक के हजारों लाखों युवाओं के भविष्य बर्बाद करने के जिम्मेदार आप हो, राजस्थान की मातृशक्ति को जहां आप कहीं कहीं उनको न्याय दिलाना चाहिए, आप कहीं कहीं उन दुष्कर्मियों के साथ खड़ा दिखाई दिए, तो सजा मिलनी तय है। और लोगों ने 25 तारीख को आपको सजा भी दी है, और उसका परिणाम 3 तारीख को आएगा। एक लास्ट सवाल, एक मंत्री हैं सरकार के, उन्होंने कहा कि अगर जनता के भाग्य में दुख लिखा होगा तो बीजेपी की सरकार आएगी। हाँ, 2018 में ऐसे ही हुआ। मात्र 1.5 लाख वोटों से कुछ लोग बहकाए में आ गए, इस कारण एक ऐसी, मात्र 1.5 लाख वोटों के अंतर से एक ऐसी सरकार आ गई जिसने राजस्थान को गर्त में लाकर खड़ा कर दिया, जिसने 5 वर्ष तक राजस्थान की मर्यादाओं को तार तार करने का इस सरकार ने काम किया। सारी सीमाएं तोड़ दी भ्रष्टाचार की, जो महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाए, वो कसक थी जनता के बीच में, और वो कसक 5 वर्ष तक उन लोगों ने, राजस्थान की जनता ने खून के आंसू रोए हैं। तो 2023 के चुनाव में हर व्यक्ति ने मन से वोट दिया है, समर्थन दिया है, आशीर्वाद दिया है भारतीय जनता पार्टी को। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है सीपी जोशी, जो साफ तौर पर दावा कर रहे हैं कि मतगणना के दिन जो है वो बीजेपी सत्ता में आएगी, और 135 सीटों का दावा बीजेपी द्वारा किया जा रहा है। कैमरा पर्सन सनत के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान। और राजस्थान के अलवर की रहने वाली अंजू एक बार फिर सुर्खियों में है। 21 जुलाई को टूरिस्ट वीजा लेकर पाकिस्तान गई अंजू अचानक से भारत वापस आ गई, और इस दौरान पाकिस्तान में अंजू ने नसरुल्लाह से शादी भी की, जिसको लेकर काफी चर्चा हुई। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि अंजू अपने पहले पति से तलाक लेने और अपने बच्चों को पाकिस्तान ले जाने के लिए भारत आई है। ये रिपोर्ट देखिए।
पाकिस्तान से अंजू की भारत वापसी। राजस्थान के अलवर से घर परिवार छोड़कर पाकिस्तान गई अंजू अचानक से भारत वापस आ गई है। करीब 4 महीने पहले अंजू भारत से पाकिस्तान पहुंची थी। तब अंजू का कहना था कि वो पाकिस्तान में अपने दोस्त के पास घूमने के लिए आई है, लेकिन फिर कुछ दिन बाद ही उन्होंने पाकिस्तान में नसरुल्लाह के साथ शादी कर ली, जिसके बाद अंजू के स्वागत में दावत की तस्वीरें भी सामने आई थी, जिसमें अंजू बुर्के में नजर आ रही थी। और अब जब अंजू पाकिस्तान से भारत वापस आई है, तब भी वो बुर्के में ही नजर आई। हालांकि इस दौरान जब मीडिया ने अंजू से सवाल करने की कोशिश। और अब बात इजराइल और रसा की, यानी कि अगर इजरायली सेना ने गजा पट्टी पर भीषण हमला किया तो फिर रूस बहुत बड़ी जंग शुरू कर सकता है। मिडिल ईस्ट की इंडिया के मुताबिक पुतिन ने नेतन्याहू को दो टूक कह दिया कि अब रूस गजा और सीरिया पर और हमले बर्दाश्त नहीं करेगा। पुतिन ने यहां तक कह दिया कि सीरिया इजराइल के खिलाफ युद्ध में उतरने वाला है। क्या कुछ है, इस रिपोर्ट को देखिए। बंद करो गाजा में कदम, पुतिन की जंगी धमकी। गाजा युद्ध में लगभग 15,000 मौतें होने के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भयानक खून खराबा करने पर उतारू हैं। हालात ये हो गए हैं कि पिछले 12 घंटे के अंदर इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा में कई जगहों पर सीज फायर को तोड़ते हुए हमास के ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोन से सीधा हमला किया है। लेकिन इस बीच एक खबर रूस से निकल कर आई है, जिसने पूरी दुनिया को सन्न करके रख दिया है। 71 साल के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ चेतावनी दी है कि अगर गाजा में खूनी गदर नहीं रुका तो फिर गाजा से लेकर सीरिया तक इजरायली सेना पर भयंकर हमले शुरू हो जाएंगे। नेतन्याहू को चेतावनी देते हुए पुतिन ने जो कहा है, उसने अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों को गहरे संकट में डाल दिया है। जरा देखिए पुतिन ने ऐसा क्या कह दिया है कि अब गाजा युद्ध इजरायली सेना के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है। गाजा से सीरिया तक रूस का बदला शुरू। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर गाजा युद्ध नहीं रोका तो फिर सीरिया भी इजराइल पर सीधे और बड़े हमले शुरू कर देगा। पुतिन ने हमास और इजराइल के बीच संघर्ष विराम पर बोलते हुए साफ कहा है कि इजराइल जिस तरह से सीज फायर की आड़ में गाजा से लेकर सीरिया तक हमले कर रहा है, उसकी वजह से अब फिलिस्तीन इजरायली संघर्ष तीव्र वृद्धि की ओर बढ़ चुका है। पुतिन ने अपनी चेतावनी में यह खुलासा नहीं किया है कि क्या रूस की सेना सीधे तौर पर इजराइल के खिलाफ जंग में उतरेगी या फिर रूस ईरान और लेबनान के जरिए इजराइल पर बड़ा हमला करवाएगा। खबर यह भी है कि सीरिया में मौजूद रूसी सैन्य अड्डों पर इजराइल के खिलाफ युद्ध की तैयारी पूरी कर ली गई है। हम आपको बता दें कि पुतिन ने इजराइल से साफ कह दिया है कि अब गाजा में मासूम फिलिस्तीनियों की मौत का तमाशा रूस नहीं देखेगा। दावा किया जा रहा है कि मॉस्को ने ईरान, सीरिया और लेबनान को बड़ी जंग के लिए तैयार रहने को कह दिया है। Кровавый переворот на Украине в 2014 году, за которым последовала война киевского режима против своего народа на Донбассе, это не потрясает? А истребление гражданского населения в Палестине, в секторе Газа сегодня, не потрясает? अब आप ये भी जान लीजिए कि जब से हमास और इजराइल के बीच सीज फायर हुआ है, तब से उत्तरी गाजा, दक्षिणी गाजा और वेस्ट बैंक में ऐसा क्या हुआ है कि फिलिस्तीनियों और हमास के लड़ाकों को बचाने के लिए पुतिन को सीधे जंग के मैदान में उतरना पड़ा है।
मिडिल ईस्ट और रूसी मीडिया के दावों के मुताबिक इजराइल ने पिछले 36 घंटे में हमास के एक बहुत बड़े कमांडर को सीज फायर के दौरान ही जबरदस्त हमले में मार डाला है। अब सवाल उठता है कि जब सीज फायर है तो फिर इजराइल डंके की चोट पर हमास के टॉप कमांडर या कहें लीडरशिप से जुड़े नेताओं को क्यों मार रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेना की खुफिया एजेंसी मोसाद और शिन बेत के पास हमास के सभी टॉप कमांडर्स की पूरी लिस्ट है। और जयपुर से बड़ी खबर की तरफ रुख करते हुए बता दें कि प्रताप सिंह खाचरियावास का दावा है कि प्रदेश में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। जनता के भाग्य में अगर लिखा है दुख तभी आएगी बीजेपी की सरकार। सरकारी कर्मचारी और महिलाओं ने की खुलकर वोटिंग। प्रदेश में नहीं दिखी सत्ता विरोधी लहर और बीजेपी का सत्ता में आना होगा प्रदेश का दुर्भाग्य। क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजों में अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं। किस तरह का आकलन है नेताओं का, ये बात करते हैं मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से। खाचरियावास साहब, कितनी जनता से उम्मीद है आपको और कितना खुद पर विश्वास? चुनाव कौन जीत रहा है सिविल लाइंस में? देखिए, सिविल लाइंस में मेरा ये मानना है कि हमारा काम और हमारा विकास हमने देखा। जब मैं लोगों के बीच में गया, लोगों ने यहाँ तक कहा आप क्यों परेशान हो रहे हैं। तो एक दिन में तो कोई अल्लाह दिन का चिराग नहीं है। उनके पास बीजेपी वालों के पास घिस के वोट बदल दिया। तो सिविल लाइंस में हम जीतेंगे, राजस्थान में सरकार भी बनाएंगे। इसलिए बनेगी, आप मुझे बताइए। बीजेपी कह रही है वोटिंग हमारे पक्ष में हुई है, मैं उल्टा बात कह रहा हूं। हम पिछली बार हमारे 1.5 लाख वोट ज्यादा आए बीजेपी से। इस बार राजस्थान में 7 लाख कर्मचारी है, हमने ओपीएस दे दी। 12,000 जिस कर्मचारी को मिलते थे उसके 48,000 कर दिए। निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर बीजेपी ने कहा कि हम तो इस ओपीएस को बंद करेंगे, देश में ओपीएस हम लागू नहीं कर सकते। और कांग्रेस देश में ओपीएस लागू कर रही, ओल्ड पेंशन स्कीम। ऐसा तो कर्मचारी गलती करेंगे नहीं कि खुद का सर फोड़ के कहेंगे साहब हमें 48,000 जो आपने दिए ये तो अब फिर वो वसूली होगी। जिनके 48,000 जिनको मिल गए उनसे वसूली करेगी बीजेपी, आते ही बंद करेगी ओपीएस बंद करेगी। तो क्या कर्मचारी ऐसी गलती कर सकता है कि ओपीएस बंद करवाने के लिए बीजेपी को वोट देगा? 7 लाख तो कर्मचारियों का वोट और उनके परिवार का 30 लाख वोट तो मानो आप, एक घर का 4 वोट तो मानते ही हो आप। तो ये 30-35 लाख वोट तो सिर्फ कर्मचारियों का इधर उधर हो रहा है। यदि ये वोट भी हमें ईमानदारी से मिला तो हमारी 150 सीट आनी चाहिए फिर। तो ये इतना बीजेपी खुश हो रही है, इतना मैं मानता हूं। कर्मचारी तो समझदार कौम है और फिर भी उन्होंने कहते हैं कि कोई जहां को प्रभु दारुण दुख देगी ताकि मती पहले हर ली। और फिर भी कोई प्रभु इनको दारुण दुख देना चाहते हो जनता को और कोई मती हर ली हो तो मैं कह नहीं सकता, वो तो प्रभु जाने। लेकिन ये जनता भी अब कहां बिल में घुस गया हिंदू मुसलमान का मुद्दा। कहां हिंदू, कहां मुसलमान, कहां वो सोशल मीडिया, कहां वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिसपे हिंदू ये मस्जिद बन रही है। कहां बन रही है मस्जिद? बीजेपी कार्यालय में बन रही होगी, जाके ढूंढ लो वहां पे। लोग कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी का ग्राउंड पर असर पड़ा है जिसकी वजह से बीजेपी प्लस होती हुई दिख रही है। आपका आकलन क्या है? कौन सी एंटी इनकम्बेंसी? बीजेपी कह रही है तुष्टीकरण तो बीजेपी करती है। हम तो संतुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, दवाई फ्री में देते हैं, इलाज फ्री में करते हैं, बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन देते हैं। यही तो संतुष्टिकरण है। कांग्रेस महंगाई के खिलाफ लड़ती ही संतुष्टिकरण है। कर्मचारियों को ओपीएस देते हैं, उनके संतुष्टिकरण के देते हैं। उनका परिवार वो रिटायरमेंट के बाद भूखों नहीं मरे, परेशान नहीं हो, रोटी की दिक्कत नहीं, यही संतुष्टिकरण। कांग्रेस संतुष्टिकरण की राजनीति करती है। तो प्रताप सिंह खाचरियावास जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त है और इनको पूरा भरोसा है कि राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन नवीन के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18। और अब बात उस एनकाउंटर की जिसमें हमास और इजराइल के बीच सबसे बड़ी दुश्मनी देखने को मिली है। हमास के कमांडर याह्या सिनवार ने इजराइल की भाषा में ऐसी बात कह दी कि नेतन्याहू बहुत टेंशन में है। बंधकों की रिहाई के बाद अब कहा जा रहा है कि हमास ने इजराइल के सिर्फ 60 बंधक ही नहीं छोड़े बल्कि इजराइल को 60 बार हरा भी दिया है। इस रिपोर्ट को देखिए। सीज फायर टूट गया जब युद्ध विराम बढ़ाने पर हमास और इजरायल राजी हुए तो गाजा में तैनात इजरायली सेना के टैंक और तोपों ने बमबारी कर दी। शेख रदवान इलाके में धमाके हुए और दहशत फैल गई कि युद्ध फिर शुरू हो चुका है। इजरायल फिर टनों टन बम गाजा पर गिराएगा, फिर इमारतें ढहती जाएंगी और हजारों लाशों को मलबे से निकालने का काम फिर शुरू हो जाएगा, जिसमें बच्चे होंगे, महिलाएं होंगी,
बुजुर्ग भी होंगे, क्योंकि नेतन्याहू तो पहले ही कह चुके हैं कि जब तक हमास बाकी है, युद्ध बाकी है और गाजा की तबाही जारी रहेगी। यानी सीज फायर की उम्र ज्यादा नहीं है और अब शेख रदवान में हुए हमलों ने बता दिया कि सीज फायर टूट गया है। युद्ध फिर शुरू होगा और हमास इस बार बिल्कुल नहीं बचेगा। लेकिन हमास को इसका डर नहीं, हमास के कमांडर को इसकी फिक्र नहीं, क्योंकि और इस बीच में जैसलमेर से बड़ी खबर की तरफ रुख